गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने किरण प्रकाश की स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने प्रकाश का प्रकाश की एक घटना, प्रकाश का परावर्तन से संबंधित हमने पढ़ लिया था, परावर्तन का नियम। फिर हमने दर्पण की बात कर ली थी, दर्पण के प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र, आर और एफ में संबंध। ठीक है ना, ये जो बेसिक है, वैसे ये टॉपिक हटा हुआ है अपने सिलेबस में, फिर भी हमें करना जरूरी है क्योंकि बेसिक काम आएगा आगे, इसलिए। ठीक है, उसके बाद हमने प्रकाश की दूसरी घटना का भी हमने स्टार्ट कर लिया था, प्रकाश का अपवर्तन, वो हमने पढ़ लिया था। और अपवर्तनांक की परिभाषा तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जिसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जा अर्थात साइन आई, इसको अपन बोलेंगे साइन आई, वह अपवर्तन कोण आर की जा अर्थात साइन आर का अनुपात, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है, जिसका मान μ2 लिखेंगे, नियत होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। और इस नियतांक का मान लिखा जाता है बेटा μ2, साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2। आपेक्षिक अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक, जिसका सूत्र होगा क्योंकि μ2 बराबर μ2 बटा μ1। ये मान नियतांक होगा, जिसको हम लिखेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 बराबर μ2 बटा μ1। इसकी जगह अपन ये मान लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये समीकरण हो जाएगी साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। इसको वज्र गुणा कर लो, इसको वज्र गुणा करोगे तो आपके पास समीकरण क्या आएगी, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, आई अपतन कोण, μ2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक, आर आपका क्या हुआ, अपवर्तन कोण। ठीक है ना, ये कंडीशन होती है प्रकाश के अपवर्तन नियम की, प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, या हम इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, बहुत इजी होती है। अगर आई और आर एल को होता है तो साइन आई को आई लिखा जाता है, साइन आर को आर लिखा जाता है। उस स्थिति में आपका ये समीकरण होता है μ1 आई बराबर μ2 आर। देखो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा स्नेल का नियम ही है। अब इसमें अगला टॉपिक, ये टॉपिक वैसे कोर्स में नहीं है पर काम आएगा बार बार ये कॉन्सेप्ट आगे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आगे काम में लेना है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। इसी में हमारा एक टॉपिक है गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। एक गोलीय पृष्ठ से हम प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे, उसका सूत्र याद करेंगे, और ये जो सूत्र है ना वो लेंस में काम आएगा, जो हमारे क्वेश्चन बन सकता है। लेंस तो हमारे सिलेबस में है अभी, इसलिए वो बन जाएगा। तो गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, आपको एक गोलीय पृष्ठ दिया होगा ऐसे, और ये गोलीय पृष्ठ दो माध्यम को अलग अलग कर रहा है। जैसे माध्यम इधर मान लेते हैं μ1 है, ये माध्यम आपका विरल माध्यम है, इधर आपका विरल माध्यम है, इधर μ2 दूसरा जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मतलब इधर कोई माध्यम जो है जिसका अपवर्तनांक μ1 विरल माध्यम, इधर दूसरा जो माध्यम है वो
सगर माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई गोलीय पृष्ठ की, और आपकी जो वस्तु है वो इधर रखी हुई है कहीं। सपोज आपकी एक वस्तु है O जो यहाँ पे स्थित है, और यहां से कोई प्रकाश किरण हमने इसमें आपतित करी इधर गोलीय पृष्ठ पे, तो उसका क्या होगा, अपवर्तन करना है। मतलब इसको एक्चुअल में जाना तो सीधा चाहिए था, बट वो विरल से जब सगर में प्रवेश करती है तो विरल से सगर में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहां पे अपने को अभिलंब खींचना होगा पहले, और ये अभिलंब हमेशा इसके सी पे मिलता है, अभिलंब हमेशा सी पे मिलेगा गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र पे। अब ये जो है ना जानी सीधी चाहिए थी, बट मुड़ जाती है किस तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। और यहाँ पे अपनी वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी, ये जो वस्तु O है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई वस्तु विरल माध्यम में रखी है उसकी प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये वाला कोण आपका आपतन कोण होगा I, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य आपतन कोण, अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य कोण जो होता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं R। ये आपका क्या हो गया बेटा R, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। चाहो तो पूरा डेरिवेशन कर लो, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, अपन पूरा ही कर लेते हैं एक बार। देखो इस वाले कोण को मैंने अल्फा बोला, इस वाले कोण को मैंने बीटा बोला, और इस वाले कोण को मैंने गामा बोला। ये वाला कोण गामा है, यहां से लंब डाली, ये बिंदु M से निर्देशित किया गया है, यहां से लंब डाला ये बिंदु N, ये बिंदु P, इसको अपन ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना, गोलीय पृष्ठ का ध्रुव। और P और N के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए N को P पे ही मान लिया जाता है लगभग, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पहले अपन स्नेल का नियम लगाते हैं, और स्नेल के नियम से ये सूत्र लिखा जाता है μ1 sin I बराबर μ2 sin R। माध्यम पहला जिसका अपवर्तनांक μ1, आपतन कोण I की sin I, μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक R, अपवर्तन कोण sin R। अगर I और R अल्प होते हैं तो μ1 I बराबर μ2 R, ऐसा लिख लेंगे समीकरण संख्या 1। अब देखो I का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला जो त्रिभुज है ना OMC, इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, त्रिभुज OMC से ध्यान से देखो, इस त्रिभुज OMC में अल्फा प्लस बीटा अंतःकोण है, और ये आपका क्या है, बहिष्कोण। अंतःकोणों का योग त्रिभुज के बहिष्कोण के योग के बराबर होता है, अर्थात इससे अपने को ये पता चला I बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार देखो एक और त्रिभुज काम में लो, ये वाला त्रिभुज MIC, इस त्रिभुज में अंतःकोण आपके हो गया R प्लस गामा और बहिष्कोण बीटा। तो इसी प्रकार त्रिभुज MIC से R प्लस गामा बराबर बीटा। अगर मैं R की बात करूं तो बीटा माइनस गामा, समीकरण संख्या 3। I और R का ये वाला मान आप यहां रख दोगे समीकरण 1 में। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, आपको ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत इजी होती है। देखो अल्फा ज्ञात करना है तो त्रिभुज काम में लेंगे OMN, त्रिभुज OMN से tan अल्फा का सूत्र बोलो, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो mn तो आपका हो गया लंब और on हो गया आपका आधार, आप लिखोगे mn बटा on। और चूंकि n जो है वो लगभग p के बराबर ही है, चूंकि n लगभग p पे ही है, इसलिए इसको लिखा जाएगा OP। tan अल्फा बराबर mn बटा OP। और अगर अल्फा अल्फा होता है तो tan अल्फा को भी अल्फा ही लिखा जाता है, अल्फा बराबर mn अपॉन OP। समीकरण संख्या कितनी हो गई, 4। उसके बाद देखो ध्यान से, tan बीटा त्रिभुज कौन सा काम में लिया, MNC, त्रिभुज MNC से सूत्र हो गया tan बीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपका हो गया mn, आधार आपका हो गया बेटा NC, जिसको मैं PC लिखूंगा क्योंकि n p के बराबर ही है। तो यहां से बीटा का मान, tan बीटा अल्प होता है तो tan बीटा को बीटा लिखा जाएगा बेटा mn अपॉन PC, समीकरण संख्या 5। इसी प्रकार त्रिभुज
गामा ज्ञात करना है ना, एम एन आई, त्रिभुज एम एन आई से tan गामा बराबर लंब आपका एम एन ही है और आधार आपका हो गया पी आई, जिसको एम आई लिखते थे वो पी आई लिखा जाएगा। तो गामा बराबर आपके पास समीकरण आ गई एम एन बटा पी आई, समीकरण संख्या 6। अब पहले तो देखो आप ये कर लो, पहले तो आपको क्या करना है, आई और आर का ये वाला मान समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रख लो। देखो 1, 2 व 3 से आई का मान आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, तो म्यू1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू म्यू2 बीटा माइनस गामा, आर का मान है। अब अल्फा बीटा गामा के मान ये रहे, ये तीनों मान आप यहां रखो। म्यू1 अल्फा का मान है mn अपॉन ओपी प्लस बीटा का मान आपके पास है mn अपॉन पीसी बराबर म्यू2, बीटा का मान आपके पास mn अपॉन पीसी माइनस गामा का मान है mn अपॉन पीआई, mn अपॉन पीआई। देखो दोनों तरफ से mn कॉमन आके कट गया, दोनों तरफ से mn कॉमन आके कट गया, mn यहां पे भी इधर भी कट गया। म्यू1 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी बराबर म्यू2 1 अपॉन पीसी प्लस 1 अपॉन पीआई। अब देखो ओपी वस्तु और पृष्ठ के बीच की दूरी माइनस यू, आपतन के विपरीत दिशा में जो दूरियां मापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। आपतित इधर कर रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है वो माइनस यू। मैं आपसे पूछूं, बताओ पीसी कितना होगा? पी और सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या प्लस आर, पी और आई के बीच की दूरी प्लस वी, इसको वी से निर्देशित करेंगे। मान रख लो इसमें म्यू1 1 अपॉन ओपी माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन पीसी आर, पी और सी के बीच की दूरी बराबर म्यू2 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन वी। यही लिखोगे, सॉरी बीच में माइनस था, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 1 अपॉन वी। म्यू1 म्यू2 को अंदर गुणा कर दो, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू1 बटा आर बराबर म्यू2 बटा आर माइनस म्यू2 बटा वी। इस वाली राशि को इधर ले आओ, म्यू1 बाई आर को उधर ले जाओ, आपका आंसर आ गया। आगे थोड़ा सा हल करना बस, इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा म्यू2 बटा वी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर, इसको आप उधर लेके जाओ म्यू2 बटा आर माइनस म्यू1 बटा आर। आपकी समीकरण आ गई म्यू2 बटा वी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर 1 बाई आर कॉमन म्यू2 माइनस म्यू1। ये गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन की एक समीकरण है, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की समीकरण आ गई। म्यू2 बटा वी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर 1 बाई आर म्यू2 माइनस म्यू1। ये समीकरण काम की अपने काम आएगी आगे, इस समीकरण को हमें काम में लेना है, इसलिए इसको याद रखना है। म्यू2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वी आपकी पृष्ठ और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, म्यू1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यू वस्तु और पृष्ठ के बीच की दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, म्यू2 माइनस म्यू1 मैंने बता ही दिया क्या है। तो ये समीकरण काम की थी, इसलिए हमें इस डेरिवेशन को करना पड़ा। वैसे बोर्ड में पहले तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, बट अपने को जब लेंस की सूत्र निकालनी होगी, लेंस समीकरण, तब हमें ये करना होगा, ये समीकरण चाहिए होती है, इसलिए हम उसको काम में लेते हैं। अब अगला टॉपिक बेटा अपना लेंस ही होगा। अगला टॉपिक क्या है हमारा? लेंस। उसके लिए लेंस सूत्र के लिए समीकरण काम में लेंगे। देखो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट कांच होता है, दो प्रकार के पड़ते हैं, ठीक है ना। एक पारदर्शी माध्यम होता है लेंस, और दो अपवर्तक सतहों के बीच कोई पारदर्शी माध्यम, यदि दो अपवर्तक सतहों के बीच कोई पारदर्शी माध्यम जैसे कांच भर दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को लेंस कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, दो अपवर्तक सतहों के मध्य, दो
अपवर्तक सतहों के मध्य एक पारदर्शी माध्यम कोई कांच भर दिया जाता है तो इस व्यवस्था को लेंस कहते हैं। परिभाषा लिखी है आपने, दो अपवर्तक सतहों के मध्य किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच को भर दिया जाए तो इस व्यवस्था को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं बेटा, लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। लेंस की परिभाषा आपने लिखी, इसके प्रकार देखो, लेंस के प्रकार, ये टॉपिक अपने कोर्स में है, पूछा जाएगा एग्जाम में। लेंस के प्रकार, दो प्रकार के लेंस पढ़ेंगे अपन। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, पहले बात करें अपन उत्तल लेंस की, जो किनारों से दबा हुआ और बीच में से उभरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। जो किनारों से उभरा हुआ और बीच में से दबा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। और लेंस में इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्राकार पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ हो। ठीक है ना, एक वक्राकार पृष्ठ हो, एक दूसरा समतल पृष्ठ हो, इसमें भी हो सकता है ऐसा। तो जैसे हम उत्तल लेंस की बात करें तो उसको अपन ऐसे बनाते हैं, दोनों पृष्ठ उभरी हुई हो, ये आपका उत्तल लेंस हुआ। ठीक है ना, इसकी ये मुख्य अक्ष होती है, इसके केंद्र बिंदु को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, O से निर्देशित किया जाता है इसको। ठीक है ना, इसकी जो साइड होती है उसको अपन अपर्चरी बोलते हैं, MN। इसकी जो साइज होती है उसको अपन द्वारक ही बोलते हैं इसका, जैसे दर्पण का द्वारक होता था ना उसकी साइड, वैसे ही लेंस की साइज को उसका द्वारक बोलते हैं। ये आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिकी के अंदर, और ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, पता है हमें पहले से। आपने बोला इसमें दो अपवर्तक सतह होती है बेटा, दो अपवर्तक सतह, मतलब इस अगर वस्तु इधर है तो हम यहां पे आपतित करेंगे तो ये प्रथम अपवर्तक सतह, प्रतिबिंब आपका इधर बनता है, ये द्वितीयक अपवर्तक सतह। ठीक है ना, ये प्रथम अपवर्तक सतह, ये द्वितीयक अपवर्तक सतह। इस बिंदु को P1 से निर्देशित कर लें, इस बिंदु को P2 से निर्देशित कर लें, तो जो है ना MP1N, MP1N इसको बोला जाता है प्रथम अपवर्तक सतह, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ या सतह। और दूसरी पृष्ठ MP2N, MP2N द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ। ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ हुई और ये द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ हुई। ठीक है, मान लो इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र की बात करी जाए तो वो इधर होगा, और इस अपवर्तक पृष्ठ की बात की जाए द्वितीयक की, उसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और जिधर वक्रता केंद्र होता है उधर ही मुख्य फोकस होता है। तो इसका जो मुख्य फोकस होगा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का, वो F1 यहाँ पे है, और जो वक्रता केंद्र है उसको 2F1 से निर्देशित करते हैं या C1 से भी निर्देशित कर देते हैं। F1 2F1 ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, बराबर होती है दूरी ये वाली, हम प्रूव कर चुके। ऐसे द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ के लिए फोकस बिंदु इधर होगा, मुख्य फोकस F2, और 2F2 आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र इस वाली पृष्ठ का। सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं, ये हमने उत्तल लेंस के लिए सीखा, इसी तरह से हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच में से दबा हुआ, बीच में से दबा हुआ, किनारों से उठा हुआ, किनारों से उभरा हुआ, इस तरह का लेंस होता है, इस तरह का लेंस होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, इसका O प्रकाशिकी केंद्र, MN इसके द्वारक होता है। इस बिंदु को P1 मान लें, इस बिंदु को P2 मान लें, तो MP1N ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, MP2N द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ। ध्यान से देखो, ये वक्र ऐसे हैं तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र इधर होंगे। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का फोकस F1 और 2F1 और इसका वक्रता केंद्र। ऐसे ही इस वाली सतह के लिए देखें तो इसका वक्रता फोकस, मुख्य फोकस F2 इधर और 2F2 भी आपका इधर ही होगा, F2 2F2 उस तरफ ही होंगे दोनों। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। आपको मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र में संबंध इसमें और इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसके लिए ये सतह ऐसे थी, इसका वक्रता केंद्र मुख्य फोकस इधर और इस वाली सतह का इधर। इसमें देखो ये ऐसे है, तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का मुख्य फोकस वक्रता केंद्र इधर ही होगा जिधर ये सतह है। इसमें सतह के विपरीत होता है,
इसमें सतह के विपरीत होता है। तो ये हमने लेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ा, दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। अब हम देखो लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेंस के लिए प्रतिबिंब का निर्माण, तो निर्माण से पहले हमें कुछ नियम पढ़ने होंगे बेटा। प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे आपने दर्पण के लिए 2 3 4 नियम पढ़े थे, वैसे ही लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। उन नियमों की बात करें अपन जनरल, तो बहुत इजी है, देखो उसके बाद फिर हम लेंस सूत्र ज्ञात करेंगे। पहले प्रतिबिंब बना लेते हैं। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखो पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के, जब कोई प्रकाश किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस के मुख्य फोकस से अपवर्तित होगी। लेंस के मुख्य फोकस से अपवर्तित होती है। देखो बहुत आसान नियम है। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस के मुख्य फोकस से अपवर्तित होती है। देखो जैसे अपन उत्तल लेंस की बात करें, पहले दोनों की बात कर लेते हैं, उत्तल और अवतल दोनों की। ये आपके पास एक उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिकी केंद्र O, Mn इसका द्वारक। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मान लो मैंने इस तरफ कोई वस्तु रखी हुई थी और उससे कोई प्रकाश किरण ऐसे समांतर आपतित करी लेंस पे, कैसे आपतित करी? समांतर। तो अपवर्तन के बाद देखो विरल से सेकंड में प्रवेश करती है, हमें पता विलंब की तरफ झुकनी चाहिए। तो ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है इसका मुख्य फोकस इधर होगा F1, 2F1 भी इधर ही होगा, वक्रता केंद्र। ऐसे हम इसके F2 की बात करें, इस वाले सतह का पृष्ठ मुख्य फोकस इधर और वक्रता केंद्र इधर, ये हम जानते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं तो वो कहां से अपवर्तित होगी? फोकस से। मतलब वो सीधी जानी चाहिए थी पर मुड़ जाएगी फोकस की तरफ, ऐसे दिखाएंगे। मुख्य फोकस से अपवर्तित होगी क्योंकि प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, हम किस पे आपतित कर रहे हैं? इस पे, तो इसके मुख्य फोकस से ही अपवर्तित होनी चाहिए। दूसरा, अगर अवतल लेंस की बात करें अपन किसकी बात करें? अवतल लेंस की। ये लो अवतल लेंस के लिए भी बना लो, इस टाइप का होता है अवतल लेंस, बीच में से पतला, किनारों से उभरा हुआ। ये इसकी मुख्य अक्ष, ध्यान से समझना। ये वाली जो सतह प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, इसका फोकस, मुख्य फोकस F1 और 2F1 इधर ही होंगे। ये वाली जो सतह, इसका फोकस F2 और 2F2 इधर होंगे। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये लो आपतित कर दी हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई लेंस पे, अवतल लेंस पे, तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से अपवर्तित होती है। एक्चुअल में इसकी जो मुख्य फोकस है वो ये है। ऐसा तो है नहीं कि टकरा के इधर आ जाएगी, इधर आने का मतलब तो परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ ही नहीं। टकरा के इस तरह से जाएगी कि बाद में ये पीछे फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, जाएगी तो ऊपर की तरफ एक माध्यम से, मतलब सीधी जानी चाहिए थी, बट इसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, अपवर्तित होकर ये ऐसे मुड़ी। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, बिकॉज इस वाली सतह का फोकस F1 यहां है
आप इससे नहीं गुजारोगे अब, क्योंकि ये जो फोकस बिंदु है वो तो इस सतह के लिए आपने इस पे थोड़ी आपतित करी है प्रकाश किरण, तो इस पे आपतित करी है, तो वो पीछे की तरफ आपको इस पे ही दिखानी है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, इसमें वास्तविक होता है। बनाएंगे प्रतिबिंब भी बनाएंगे। तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस के मुख्य फोकस से अपवर्तित होती है। ध्यान में रखनी है, नियम है। जब हम आगे प्रतिबिंब बनाएंगे लेंसों के लिए तब काम आएगा कॉन्सेप्ट ये वाला। सेकंड नियम जस्ट उल्टा है इससे। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। इससे जस्ट उल्टा पढ़ना है, इससे जस्ट उल्टा वाला कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य प्रकाश किरण लेंस के फोकस बिंदु पर, मुख्य फोकस पर आपतित होती है, मुख्य फोकस पर आपतित होती है। इसे जस्ट उल्टा करना है। तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। कैसे भी लिख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। जैसे इसी में समझाऊं मैं आपको, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम में देखो बना हुआ आपके पास, इसी डायग्राम में देखो ध्यान से। मान लो मैंने इधर से कोई प्रकाश किरण आपतित करी, ये आपतित प्रकाश किरण हुई, इस बार फोकस पर आपतित करी, और ये जो फोकस है वो इस अपवर्तक पृष्ठ का है, इस वाली पृष्ठ का है। आपतित करी फोकस से तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। अपवर्तित किरण जो है वो इधर जाएगी, उस तरफ नहीं लौटेगी। उस तरफ लौटने का मतलब तो उसका क्या हो गया, परावर्तन। विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, सीधी जानी चाहिए थी, विलंब की तरफ झुक गई, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो फोकस पर आपतित करी तो इससे पास हो गई। इसमें देखो फोकस पर आपतित करो तो ये आपतित किरण मान लेते हैं, ये आपकी आपतित किरण प्रकाश किरण। एक्चुअल में अपन फोकस पे, इसके फोकस पे आपतित कर रहे हैं तो ये ऐसे आपतित होगी इसके ऊपर से, ठीक है ना। फोकस पे आपतित हुई तो वो उसका अपवर्तन होगा, वो सीधी क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसा दिशा ही तो बदलेगी। आपतित किस पे करी, मुख्य फोकस पर, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल चलेगी। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पे आपतित होती है तो उसका अपवर्तन ही नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है। तीन ही नियम है इंपॉर्टेंट, और तीनों को ध्यान से देखना। जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण O पे आपतित करी हमने तो वो O से सीधी पास हो जाएगी, वो सीधी क्या होगी, O से पास हो जाएगी। ये तीन ही नियम आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें भी O ही है, कोई प्रकाश किरण ऐसे गुजार दी तो O से सीधी गुजर जाएगी, लेंस के O से सीधी पास हो जाएगी, उसका अपवर्तन ही नहीं होता है। जब कोई प्रकाश किरण O से गुजरती है तो उसका अपवर्तन ही नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है ऐसे। ठीक है, ये प्रतिबिंब निर्माण के तीन नियम हमें ध्यान में रखने होंगे, और अगली क्लास में बेटा हम प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे।